ये जो कानून प्रपोज्ड है अभी जन सुरक्षा विधेयक के नाम से, इसमें सरकार को अगर किसी भी व्यक्ति पे संदेह है तो वो उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है और उसको जमानत के लिए अपील करने की कोई प्रोविजन 1 साल तक नहीं रहेगी। यानी गवर्नमेंट अरेस्ट करेगी ट्रायल के बगैर, कोई भी प्रूफ के बगैर, और प्रोड्यूस भी नहीं करेगी। तो सियासी नजरिए से QAPA के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट होने से उसकी इन्वेस्टिगेशन NIA के अथॉरिटी को जाती है, जो महाराष्ट्र के CM के और होम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं रहता मामला, और उनको अपने कंट्रोल में वैसा कानून चाहिए, किसको भी उठाकर डालने वाला। उमर खालिद के जैसे उठाकर डाल दिए, ऐसे किसी को भी उठाकर डालने के लिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को ऐसा कानून चाहिए। इसीलिए फडणवीस ने लाए वाला ये रॉलेक्ट एक्ट है। प्रोविजन के अंदर क्या है, सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा ज्याचा हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे, कल आहे का क्या मापदंड है, हमको लगा वही कर सकता है ये लोग। अगर पुलिस ने कह दिया कि हमको लगा, और अथॉरिटी क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट हैज राइट टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन, 3 लोगों की कमेटी गठित करेगी सरकार उस संगठन के नाम पर। यानी जो भी संगठन पे करना है उसके लिए 3 की कमेटी, और वो कमेटी में कौन रहेंगे, आइदर हाईकोर्ट जज और रिटायर हाईकोर्ट जज और द क्वालिफाइड पर्सन हु इज एबल और क्वालिफाइड सिमिलर टू हाईकोर्ट जज। यानी गवर्नमेंट को लगेगा कि ये हाईकोर्ट जज बनने के क्वालिफाई है, लेकिन लोअर कोर्ट का भी है, रिटायर भी है, तो भी उन्होंने उसको उस कमेटी में ले सकते। अपनी सोच के 3 जजेस की कमेटी बनाएंगे, 1 को अध्यक्ष बनाएंगे, 2 को सदस्य बनाएंगे, और उन्होंने अगर कह दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट टू, यानी ये कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बैन करेंगे। बॉम्ब ब्लास्ट के मैटर के कुछ लोगों के प्रॉपर्टी सीज किए, दाऊद की प्रॉपर्टी सीज किए, अरुण गौली की, ऐसा मानते थे माफियाओं की। अब वो आपके शहर, आपके गली के भी किसी भी आदमी के ऊपर ये एक्ट लग गया तो उसकी प्रॉपर्टी सीज करने के इख्तियार है, क्योंकि ये एक्ट जो है ये सबसे ज्यादा जिसपे जुल्म होता है ऐसे मजलूमों के खिलाफ, और ये गुलामी में ढकलने वाला एक्ट है। अंग्रेजों की गुलामी में जो आता था उससे भी खतरनाक है। अंग्रेजों ने प्रॉपर्टी सीज नहीं करे, ये तो आपके प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं। और एक प्रोविजन है कि सीज की गई प्रॉपर्टी का नुकसान होता है इंटेंशनली अनइंटेंशनली, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। यानी आपका घर सीज करे बाद बुलडोजर से तोड़ने का इख्तियार भी उन्होंने ले लिया है। आपकी कैश सीज करे बाद में गायब करने का भी, गोल्ड गायब करने का भी, कि उसका डैमेज भी उसकी हुकूमत पे जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इतना काला प्रावधान इसके अंदर बताया जा रहा है कि नक्सलवाद को और अर्बन नक्सल को दबाने के लिए हम कानून ला रहे हैं, लेकिन ये कानून के ड्राफ्ट की कॉपी मेरे हाथ में, इन 18 पेज के ड्राफ्ट में सिंगल वर्ड नक्सलिज्म का नहीं है। जो नक्सलवाद और अर्बन नक्सल के लिए कानून ला रहे, ये पूरे ड्राफ्ट के अंदर एक शब्द भी नक्सल का नहीं है। किसी प्रोविजन में, किसी क्लॉज में नक्सल का एक शब्द भी नहीं है। इतना खतरनाक काला कानून ये ड्राफ्ट लाया गया है। फडणवीस ने कहा था 3 महीने में ऑब्जेक्शन लेंगे, 1 अप्रैल आखिरी तारीख है, और जुलाई के सेशन में वो इसको पास कर रहे हैं। रॉलेक्ट एक्ट का एक ही परिणाम मैं आपको खाली याद दिला के जगह लेता हूँ, जलियनवाला बाग का जो कांड हुआ था वो रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ का मुजाहरा था, और वहां पर जनरल डायर ने जो हजारों लोगों की हत्याएं की, कानूनी आंकड़ा 350-500 का है, लेकिन 1,500-2 हजार लोग मारे गए ऐसी संभावना है। तो वो जलियनवाला बाग की जैसी घटनाएं घटाने के लिए हम काले कानून लाएंगे, हम जुल्म करेंगे, हम तुमको उठाकर डालेंगे, तुम्हारा एहतजाज का इख्तियार भी खत्म कर देंगे, ये कहने वाला ये कानून है। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा शिकार आदिवासी, अम्बेडकरवादी, दलित और रास्ते पे उतरने वाले OBC और माइनॉरिटी मुसलमान, एहतजाज को उतरने वाले हम ही लोग हैं, और हम लोगों को ही वफ का हम काया करेंगे, लाएंगे, तुमको आंदोलन भी नहीं करने देंगे। अगर आंदोलन करोगे तो ये कानून से उठा के डालेंगे।